गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विवेक अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल KN स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। आज के प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हम लोग नए वीडियो के साथ आए हैं। आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। पहले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। यहां पर देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अपना ऑप्शन चूज कीजिए। यहां पर आंसर होगा प्रस्तावना डी। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, प्रस्तावना को आत्मा की संज्ञा ठाकुरदास भार्गव ने दी है। अगर कभी भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई या आत्मा कहते हैं, तो हमेशा आंसर प्रस्तावना ही होगा। लेकिन अगर यहां पर एक पॉइंट लगा दिया जाए कि भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा कहा, तो ऑप्शन चेंज हो जाएगा और ऑप्शन हो जाएगा आपका संवैधानिक उपचारों का उपबंध, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। संवैधानिक उपचारों का उपबंध आर्टिकल 32। हो सकता है संवैधानिक उपचारों का उपबंध न देकर के ऑप्शन दिया जाए कि इसमें से कौन सा आर्टिकल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा है, तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32। क्लियर। जैसे कि KM मुंशी ने कहा है, प्रस्तावना हारो स्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। जो प्रियम्बल है उसको भारतीय संविधान का हारो स्कोप बताया है KM मुंशी ने। अगर हम NA पलिक्कल की बात करें तो इन्होंने बोला है कि प्रियम्बल भारतीय संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है। क्लियर। तो ये कुछ कंटेंट होते हैं जो प्रियम्बल से, प्रस्तावना से लेकर के महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम जुड़ जाए तो यहां पर प्रस्तावना न होकर आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का उपबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में संशोधन किया गया। देखो उद्देशिका और प्रस्तावना एक ही है, जो उद्देशिका है वही प्रस्तावना है, उद्देशिका के आधार पर ही प्रस्तावना बनी है। तो यहां पर कौन सा संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में संशोधन किया गया या प्रस्तावना में संशोधन किया गया, क्वेश्चन एक ही होगा और इसका आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन हो गया 42वां संशोधन। बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है भारतीय संविधान को लेकर के 42वां संशोधन। बहुत ईयर के साथ याद करना, भारतीय संविधान का जो 42वां संशोधन है वो 1976 में हुआ। क्लियर। तो 1976 इसमें किया क्या गया, प्रस्तावना में सोशलिस्ट, समाजवादी, सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, इंटीग्रिटी, अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया जो कि मूल प्रस्तावना में नहीं थे। तो प्रस्तावना में बाद में कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। क्वेश्चन ये भी पुटअप होता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़े गए शब्द, तो ये 3 शब्द होंगे। ऑप्शन में 2 दे दिए जाए, एक गलत दे दिया जाए, सही चूज करना हो या शब्द बताने हो, किसी तरीके से पूछा जाता है। वाइमर संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया। यहां पर एक पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, आप ऑप्शन चूज कीजिए, हम लोग डिस्कस करते हैं। ऑप्शन सेलेक्ट हो गया बेटा। देखो, वाइमर जर्मनी का एक गांव है, वहां पर एक गणराज्य के रूप में इसको मान्यता मिली। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1919 से लेकर के 1933 तक शाही सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर या उसके स्थान पर जर्मनी का साम्राज्य संभाला था वाइमर गणराज्य ने। तो वाइमर गणराज्य ने जो साम्राज्य संभाला था, जो शासन संभाला था, उसके सम्मान पर जो जर्मनी का संविधान बना, उस संविधान को नाम दिया गया वाइमर संविधान। अर्थात वाइमर संविधान का मतलब यहां पर क्या हो गया, जर्मनी से, यानी भारतीय संविधान में जर्मनी के संविधान से जो लक्षण लिए गए वो क्या है। तो यहां पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन होगा डी, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान
मौलिक अधिकारों में विलंबन के प्रावधान। क्लियर। अब यहां पर देखो, अगर आपातकालीन शक्तियों की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, देखो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। राष्ट्रीय आपातकाल और आपातकालीन शक्तियां। आपातकाल में मौलिक अधिकारों में विलंबन जर्मनी से, लेकिन आपातकालीन शक्तियां कहां से ली गई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। क्लियर। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कहां से ली गई? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति ली गई आयरलैंड से। सशक्त केंद्र के साथ संघ का विचार कहां से लिया गया? कनाडा से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छुआछूत की समाप्ति यानी अनटचबिलिटी निम्न में से कौन से मौलिक अधिकार हैं? आपका ऑप्शन हो गया, देखो अनटचबिलिटी। अनटचबिलिटी ऑप्शन होगा आपका डी, समता का अधिकार। क्लियर। यह मूल अधिकार है, संविधान के भाग 3 में है, जिसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। आर्टिकल 12 से 35 मौलिक अधिकारों का अधिकार है, मौलिक अधिकार का भाग है, जिसमें से समता का अधिकार आर्टिकल 14 to 18 14 से 18 में है, जिसमें से 17 नंबर आर्टिकल है अस्पृश्यता। क्लियर। अनटचबिलिटी। तो यहां पर आंसर क्या होगा? समता का अधिकार। अगर समता का अधिकार ऑप्शन ना होता, आर्टिकल होता, तो आर्टिकल आंसर क्या होता? 17। क्लियर। स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो आर्टिकल 19 से 22, शोषण की बात करें तो 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो आर्टिकल 25 से 28। क्लियर। तो यहां पर आंसर क्या हुआ? डी। अगर समता का अधिकार विकल्प ना होकर आर्टिकल होता तो आंसर क्या होता बेटा? 17 अनटचबिलिटी का। क्लियर। मंदिर में पुजारी ने एक व्यक्ति को उसकी निम्न जाति के कारण प्रवेश नहीं दिया, यहां पर किस मौलिक अधिकार का हनन हुआ? अब देखो यहां पर वही चीज है, मंदिर में पुजारी ने उसको प्रवेश क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो किस जाति का है? निम्न जाति का। तो यहां पर भी क्या हो रहा है? अनटचबिलिटी। आर्टिकल 17 ऑप्शन क्या होगा? बी। क्लियर। शोषण से मुक्त एवं मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीने का अधिकार किस मौलिक अधिकार में अंतर्निहित है? जल्दी से ऑप्शन टिक करें बेटा। शोषण से मुक्त एवं मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीने का अधिकार। देखो यहां पर एक चीज, व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो रहा है, अर्थात ऑप्शन क्या होगा? ए। आर्टिकल कौन सा होगा? 22। क्लियर। अगर यहां पर स्वतंत्रता अधिकार के साथ साथ सिर्फ आर्टिकल निहित होता तो आर्टिकल कौन सा होगा? 22। 19 से 22 होता है, जिसमें से 22 आएगा आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस रिट द्वारा न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश देगा? कौन सा आंसर होगा बेटा? ऑप्शन चूज करो। बिल्कुल ऑप्शन बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। यहां पर देखो, उत्प्रेषण का मतलब होता है सूचना देना। उत्प्रेषण का मतलब होता है सूचना देना। निषेध आदेश न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था में जारी होता है, दोनों अलग हो गए। अधिकार परीक्षा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जारी करता है जब कोई व्यक्ति अवैधानिक पद ग्रहण करता है, यानी अपने अधिकार से अलग पद ग्रहण कर लेता है, तब अधिकार परीक्षा जारी करता है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। यहां पर आंसर हमारा क्या था? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत लोगों को ये स्वतंत्रता के अंतर्गत जो मूल अधिकार है उसमें यह अधिकार प्राप्त है, किसी भी व्यक्ति को पुलिस 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करती है, जिसमें कि यात्रा का समय भी शामिल होता है। क्लियर है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सरकार ये कोर्ट न्यायालय ये आदेश जारी कर सकता है व्यक्ति को छोड़ने का। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन चूज हो गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। 12 अक्टूबर 1993
इसमें कितने सदस्य होते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं, आंसर क्या होता है 7 सदस्य। वर्तमान में इनके हेड कौन है, तो मिस्टर HL दत्तू। क्लियर, मानवाधिकार आयोग के हेड होंगे HL दत्तू। 7 सदस्य होते हैं। 12 अक्टूबर 1993 को ये गठित किया गया। और मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है, 10 दिसंबर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में लिखित न्यायिक आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया। न्यायिक आदर्श की बात है। क्लियर, न्यायिक आदर्श किससे लिए गए, देखो न्यायालय की जो स्वतंत्रता है वो यूएसए से है, लेकिन न्यायिक आदर्श यही कुछ टिपिकल पॉइंट होते हैं जो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं और सबसे ज्यादा गलत होते हैं। और यहां पर न्यायिक के साथ साथ आप देखोगे यूएसए दिया भी गया है, तो आंसर यहां पर क्या होगा बेटा, सोवियत संघ। क्लियर, आंसर होगा सोवियत संघ। 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया था। और यहां पर सोवियत संघ क्यों दिया गया, 1922 से लेकर 1991 तक रूस यूएसएसआर रहा है, सोवियत संघ रहा है। 1922 में सोवियत संघ बना, 1991 में खत्म हुआ, तब से रूस हुआ, बल्ले सोवियत संघ था। तो न्यायिक आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया, सोवियत संघ से। संविधान सभा द्वारा अंगीकृत उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसका आधार है। हम लोग इसको डिस्कस भी कर चुके हैं पहले क्वेश्चन पे, ऑप्शन चूज कर लिया बेटा। ओके, यहां पर आंसर होगा प्रस्तावना। उद्देश्य अर्थात प्रस्तावना ही है, तो उद्देश्य प्रस्ताव किसका आधार बना, प्रस्तावना का। निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे। देखो, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर। क्लियर, सदस्य थे आपके BR अंबेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णन, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव, TT कृष्णमाचारी। क्लियर, जिसमें से N माधव राव BL मित्र के स्थान पर आए थे। BL मित्र के हटने के बाद N माधव राव आए और TT कृष्णमाचारी DP खेतान के स्थान पर आए। जब DP खेतान की मृत्यु हो गई तो TT कृष्णमाचारी शामिल हुए। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य, 7। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्लियर, संविधान निर्माण के लिए 141 बैठक हुई थी प्रारूप समिति की। तो यहां पर अगर आंसर देखेंगे हम लोग तो मोहम्मद सादुल्ला शामिल हैं, BL मित्र शामिल हैं, गोपाल स्वामी अयंगर शामिल हैं, राजेंद्र प्रसाद शामिल नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा, 1, 2, 3 यानी A। क्लियर, निम्न में से किसे संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई। निम्न में से किसे संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई, आंसर क्या होगा, ऑप्शन चूज किया, वेरी गुड। आंसर होगा बेटा उद्देशिका। आंसर क्या होगा, उद्देशिका। अगर उद्देशिका ऑप्शन ना होता तो ऑप्शन क्या होता, प्रस्तावना। सर अर्नेस्ट बार्कर, अंग्रेजी राजनीति शास्त्री सर अर्नेस्ट बार्कर, जिन्होंने उद्देशिका को, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार सही क्रम में लगाएं। संविधान की प्रस्तावना क्या है, देखो संविधान की प्रस्तावना है बेटा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना के अनुसार हमारा क्रम क्या निकला, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष,
लोकतंत्रात्मक गणराज्य, अर्थात 1 3 2 5 4। ऑप्शन क्या हुआ? डी। नेक्स्ट, निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा है? ऑप्शन क्या होगा बेटा? टिक करें, ऑप्शन चूज करें। ऑप्शन होगा अंग्रेजी। बिल्कुल, 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया, इंग्लिश को 8वीं सूची में सम्मिलित नहीं किया गया, जबकि ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की राजकीय भाषा है। संविधान के शेड्यूल 14 में आर्टिकल 344A और 351 में भाषाओं को सम्मिलित किया गया। जो 8वीं अनुसूची की भाषाएं कहलाती हैं, 8वीं प्रारंभ में इसमें 14 भाषाएं शामिल थीं, जिसमें 2004 में अभी 4 नई भाषाओं को शामिल किया गया। आज वर्तमान में इसमें कुल 22 भाषाएं हैं। 2004 के बाद इसमें कोई भाषा शामिल नहीं हुई, इसमें 22 भाषाएं हैं। इसमें लास्ट में जो भाषाएं शामिल हुई वो संथाली, डोंगरी, बोडो और मैथाली है। क्लियर? तो 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? 22। सबसे लास्ट में शामिल होने वाली भाषा संथाली, डोंगरी, बोडो और मैथिली। क्लियर? किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? अगर देश की बात करें तो विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका 1789। विश्व का सबसे पुराना संविधान, विश्व का पहला लिखित संविधान, विश्व का सबसे छोटा संविधान, ये सारे नाम आते हैं अमेरिका के साथ। सिर्फ 17 पेज का संविधान है। क्लियर? नेक्स्ट, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? क्या ऑप्शन होगा बेटा? यहां पर आंसर होगा सी, विश्व का सबसे विस्तृत संविधान, विश्व का सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान, 2 साल 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार होने वाला संविधान। भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है। प्रस्तावना हम लोग अभी एक बार पढ़ भी चुके हैं, तो यहां पर जब प्रस्तावना को हम लोग ध्यान में लेते हैं तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन चूज करना है, इनका क्रम सही लगाना है, जैसा कि प्रस्तावना में लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा ही क्रम चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन होगा सी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। क्लियर? धर्म और उपासना। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? देखो, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा हुई, लेकिन 1969 12 नवंबर 1969 को कांग्रेस 2 भागों में बट गई। INCO इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन पुरानी वाली थी, और नई शुरू हो गई इंडियन नेशनल कांग्रेस रिक्विजिशन, जो इंदिरा गांधी ने किया। पुरानी कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था हल धरे बैल, और 1969 में जो अलग हुई उसका चुनाव चिन्ह हुआ गाय और बछड़ा। क्लियर? इसके बाद फिर इमरजेंसी के बाद 1978 में फिर कांग्रेस विभाजित हुई और इंडियन नेशनल कांग्रेस INCI इंडियन नेशनल कांग्रेस इंदिरा, जिसका चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा। क्लियर? तो सबसे पहले कांग्रेस विभाजित कब हुई? 1969। ऑप्शन क्या होगा? ए। भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक का समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो यहां पर जब हम लोग ऑप्शन ऑब्जर्व करेंगे तो क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन चूज करो। यहां पर ऑप्शन होगा ए, भारत परिषद अधिनियम 1861। देखो, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय की काउंसिल में गैर सरकारी लोगों को नामित किया गया, जिसमें 3 भारतीयों को नामित किया गया, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव। यानी भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय की समिति में 3 भारतीयों को, 3 गैर सरकारी लोगों को शामिल किया गया। क्लियर? भारत ने एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहां से ली? हम लोगों ने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था 3 नंबर क्वेश्चन में, उसमें भी ये पॉइंट था। तो यहां पर ऑप्शन क्या होगा? बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति। ऑप्शन बी, कनाडा। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? देखो, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करेगा? राज्यों का मंडल, राज्यों का संघ, महासंघ या कोई नहीं?
ऑप्शन होगा बी, राज्यों का संघ। भारत का संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। राष्ट्र की नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है। यहां पर ऑप्शन क्या होगा? के मुंशी, बी आर अम्बेडकर, इनके नाम हम पढ़ चुके हैं कि क्या क्या कहा है इन्होंने, लेकिन नीति निर्देशक तत्व को ऐसा चेक कहा है किसने? सी, बिल्कुल सी आंसर होगा केटी शाह। केटी शाह एक अर्थशास्त्री थे और इनका मानना था कि नीति निर्देशक तत्व ऐसे हैं जिनको अपनी सुविधा पूर्वक भुनाया जा सकता है। राष्ट्रगान गायन का समय सबको पता है, क्या आंसर होगा? 52 सेकेंड, बी ऑप्शन। भारत का संविधान कैसी नागरिकता देता है? देखो, भारत एक संघात्मक है, संघीय व्यवस्था है, और जो संघीय व्यवस्था होती है वहां पर दोहरी नागरिकता होती है सामान्यता, परंतु भारत एक ऐसा देश है जो कि कैसी नागरिकता देता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है। देखो, ग्राम पंचायत के निर्वाचन की व्यवस्था कौन करेगा? चुनाव आयोग, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या जिलाधिकारी? बिल्कुल, ग्राम पंचायत निर्वाचन का जो नेतृत्व जो निर्भर करता है, जो अधिकार होता है, वो किसके ऊपर होता है? जिम्मेदारी किस पर होती? राज्य सरकार। बिल्कुल, राज्य सरकार होती है। राज्य सरकार इसके लिए पूर्णतः उत्तरदायी होती, ग्राम पंचायत का निर्वाचन किया जाए, और ग्राम पंचायत निर्वाचन कराने की प्रक्रिया पूर्णतः शामिल होती है राज्य निर्वाचन आयोग पर। क्लियर? तो आज तक के लिए क्वेश्चन हम लोग यहीं पर, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू क्लास।